आप रात में ऊपर सैकड़ों हजारों मील दूर से चांद को चमकता हुआ देख सकते हैं, लेकिन अगर आप शुक्र ग्रह पर किसी तरह पहुंच जाए तो आपको ऐसा नहीं दिखेगा। मुद्दा ये है कि हर ग्रह का चांद नहीं होता, जबकि दूसरे के पास सैकड़ों हजारों हो सकते हैं। फिर भी ये एग्जाम्पल ही देख लीजिए, शनि के पास 100 से ज्यादा मून्स है, जबकि शुक्र के पास एक भी नहीं। वैसे ये कोई कंपटीशन नहीं है, लेकिन अगर होती तो हमारा शनि ग्रह ही जीत जाता। तो सबसे पहले मून्स स्पेस में मौजूद ऐसी चीजों को रिप्रेजेंट किया जाता है जो बड़े पिंडों की परिक्रमा करती है। फिलहाल इस बात की 2 मेन थ्योरीज है कि ग्रहों के पास चंद्रमा क्यों है। पहला, या तो मून्स को गुरुत्वाकर्षण से कब्जा कर लिया जाता है अगर वो उस प्लेनेट के हिल स्फीयर रेडियस के अंदर होते हैं, या वो सोलर सिस्टम के साथ ही बनते हैं। अब हिल स्फीयर रेडियस को ऐसे समझो जैसे हर चीज का अपना गुरुत्वाकर्षण का तामझाम होता है, जितना बड़ा साइज उतना ही तगड़ा खींचने वाला ताकत। अब इसी चक्कर में हम सब धरती पर चिपके पड़े हैं, वरना कब के हवा में तैरते घूम रहे होते। अब सोलर सिस्टम की बात करें तो यहाँ का असली गुंडा सूरज है। सूरज का वजन इतना भारी है कि पूरे सोलर सिस्टम में इसका ही सिक्का चलता है। सारे प्लैनेट्स उसके हिसाब में घूमते फिरते हैं। भाई, अगर किसी सैटेलाइट को पृथ्वी के चारों तरफ घूमना है तो उसे पृथ्वी के इतना पास होना पड़ेगा कि पृथ्वी उसे अपने ग्रेविटी के जाल में फंसा सके। अब ये जो मिनिमम डिस्टेंस होगा जिसमें रहकर कोई प्लैनेट अपने सैटेलाइट को ऑर्बिट में रखेगा, उसे ही हिल स्फीयर रेडियस कहते हैं। अब यह हिल स्फीयर का मामला बड़े और छोटे दोनों चीजों के वजन पर डिपेंड करता है। जैसे चांद और धरती के रिश्ते को ही ले लो। धरती तो खुद सूरज के चारों तरफ घूम रही है, मगर मून धरती के इतने पास है कि धरती की ग्रेविटी उसे फंसाकर अपने इर्द गिर्द नसाती रहती है। मतलब चांद सूरज को छोड़कर पृथ्वी का चक्कर लगाता है, क्योंकि वो पृथ्वी के हिल स्फीयर के अंदर आता है। अब ये छोटा सा प्लैनेट मर्क्यूरी, इसका मामला थोड़ा कमजोर है। उसके हिल स्फीयर इतनी छोटी है कि कोई भी चांद बनने वाला कैंडिडेट सूरज के हाथ लग जाता है, इसलिए मर्क्यूरी के पास कोई चांद नहीं है। अब साइंटिस्ट लोग सोच रहे हैं कि शायद पहले मर्क्यूरी जैसे ग्रहों के पास छोटे मोटे चांद रहे होंगे जो किसी टक्कर भिड़ंत में उड़ गए। वैसे भी सोलर सिस्टम का इतिहास पंगा लेने और टकराने में ही बीता है। तो समझ लो, बड़े प्लैनेट्स का चांद वाला खेल उसकी ग्रेविटी और हिल स्फीयर पर चलता है। जितनी बड़ी हिल स्फीयर उतनी ही ज्यादा चांद। जैसे सैटर्न, जिसके पास 100 से भी ज्यादा चांद है, और जो सोते हैं उसकी हालत वैसी है जैसे गली के बच्चे जिसके पास खेलने को कुछ नहीं। अब देखो, मंगल के पास 2 मून्स है, फोबोस और डेमोस। लेकिन साइंटिस्ट लोग अब तक पंगा ले रहे हैं कि ये दोनों कहां से आए। उसका कहना है कि ये एस्ट्रॉइड बेल्ट से आते हुए मंगल के हिल स्फीयर में फंस गए और वही टिक गए। और कुछ का मानना है कि ये सौर मंडल के बनते वक्त ही मंगल के साथ पैकेज डील में आए थे। लेकिन ज्यादातर सबूत यही कहते हैं कि ये एस्ट्रॉइड वाली थ्योरी ही सही है, क्योंकि मंगल एस्ट्रॉइड बेल्ट के बगल में ही है। अब जब चांद की बात हो ही रही है तो दिमाग में गोल मटोल सुंदर सुशील ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन मंगल के चांद फोबोस और डेमोस इससे अलग है। ये दोनों गोल नहीं बल्कि टेढ़े मेढ़े, अजीब से और डार्क है, जैसे किसी ने उन्हें ठीक से गाढ़ा ही नहीं। ये दोनों मंगल के इक्वेटर के पास गोल गोल चक्कर लगाते रहते हैं। लेकिन फोबोस भाई साहब की तो हालत खराब है, क्योंकि फोबोस धीरे धीरे मंगल के करीब खिसक रहा है। अब या तो मंगल से टकराकर ढम से क्रैश हो जाएगा, या फिर मंगल की ग्रेविटी इसे कतर कतर से टुकड़े कर देगी, जिससे मंगल की चारों तरफ पतली सी रिंग बन जाएगी। यानी मंगल भी शनि जैसा दिखने की कोशिश करेगा, लेकिन लो कॉस्ट वर्जन में। लेकिन धरती का चांद तो क्लास टॉपर जैसा है, एक बड़ा तगड़ा सा मंगल के साइज का पत्थर जिसे थिया कहा जाता है। ये धरती से टकराया और धरती का काफी सामान उछलकर स्पेस में चला गया। फिर उन टुकड़ों ने आपस में सेटिंग करके करीब 4.5 बिलियन साल पहले हमारा ये प्यारा चांद बना लिया। इसके बाद जुपिटर के चांदों का झुंड ऐसा है जैसे कोई फैमिली गेट टुगेदर हो। इसमें सबसे बड़ा मून जेनिमिड है, जो पूरे सोलर सिस्टम का बिग बॉस है। फिर है यूरोपा, जो अपने में पानी का समंदर छुपाए बैठा है, और आयो, जिसमें हमेशा वोल्केनिक इरप्शन होता रहता है, जैसे उसका गुस्सा शांत ही नहीं होता। इसके बाहर वाली चांद तो और भी स्टाइलिश है। वो जुपिटर के स्पिन के उल्टा घूमता है, यानी जिद्दी बच्चे टाइप।
अब आती है शनि देव पर, जिसके पास तो समंदर वाली सांड है, एनसेलेडस और टाइटन। ये दोनों अंदर से पानी से लबालब है और टाइटन तो बाहर से भी झीलों से भरा है, मगर यहाँ पानी नहीं, मीथेन और इथेन की झीलें हैं। वैसे सैटर्न के रिंग्स में बिखरे बर्फ और पत्थर के टुकड़ों को सांड नहीं माना जाता, लेकिन उनकी रिंग्स में कुछ सोते सोते सेफर्ट मून होते हैं जो रिंग्स को सीधा रखने में हेल्प करते हैं, क्योंकि ये मोटी सी चादर जैसी गाढ़े हवाओं में लिपटा है। अब बर्फीले दिग्गज यूरेनस की बात करें तो इसकी सांड आधी बर्फ और आधी पत्थर वाली लगती है। मिरांडा सबसे अजीब है, जैसे किसी ने इसका फेस कटवाते वक्त कैंची तोड़ी हो। ये पूरा खंजर जैसा दिखता है। और फिर आते हैं नेपच्यून का सबसे बड़ा सांड ट्राइटन, जो इतना बड़ा है कि प्लूटो को टक्कर दे दे। ये भी उल्टा साल चलता है, यानी नेपच्यून के रोटेशन की बिल्कुल उल्टी दिशा में घूमता है। ऐसा लगता है जैसे ये जानबूझकर सबको चिढ़ा रहा हो। ऐसी बड़े पिंडों के सांडों का ड्रामा पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा रियलिटी शो है। ऐसे में इन बड़े प्लैनेट्स की हेलिस्फीयर इतनी तगड़ी है कि वो किसी भी गुजरते एस्ट्रॉइड या सांड को अपने खेमे में खींच लेते हैं। इनकी ग्रेविटी की ताकत इन इनर प्लैनेट से कहीं ज्यादा है और ये सूरज से दूर भी है। इसलिए जुपिटर के पास 95 मून्स है और सैटर्न तो पूरे 146 सांड लेकर बैठे हैं। मतलब इन बड़े प्लैनेट्स के पास सांडों का ऐसा कलेक्शन है जैसे कोई बच्चा सारी गोतियां अपने पास जमा करके बैठा हो, और सोते ग्रह बेचारे खाली हाथ ताकते रह जाते हैं। दूसरे थ्योरी के हिसाब से सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हुए गैस की एक बड़ी डिस्क होती है। ये गैस घूमते घूमते कंडेंस हो जाती है और इससे प्लैनेट्स और मून्स बनते हैं। फिर ये प्लैनेट्स और मून्स सब एक ही डायरेक्शन में घूमने लगते हैं, जैसे सब ने मिलकर कोई ट्रेन पकड़ ली हो। लेकिन हमारे सोलर सिस्टम में सिर्फ कुछ सांड ऐसे हैं जो इसी तरीके से बने होंगे। साइंटिस्ट लोगों का कहना है कि बुढ़े सांड मतलब शनि और जुपिटर के अंदरूनी सांड सोलर सिस्टम बनने के टाइम पर ही बन गए थे। ये इतने पुराने हैं कि इन्हें देखकर लगता है कि ये बचपन से ही घूम रहे हैं। बाकी सांडों का मामला थोड़ा फिल्मी है। ये बाहर से घूमते घूमते अपने अपने ग्रहों की ग्रेविटी के झांसे में फंस गए। और एक थ्योरी के बारे में कहा जाता है द ग्रेट जाइंट इम्पैक्ट, जिससे धरती का सांड बना था। और हमें पता है कि कैसे धरती ने अपने ट्विन प्लैनेट थिया के साथ मिलकर अपना सांड बनाया था। अब बस गए हैं प्लूटो। ये ड्वार्फ प्लैनेट्स भी किसी से कम नहीं। प्लूटो का बड़ा सा एक मून है सेरन, खुद प्लूटो के आधे साइज का है। मतलब जैसे सोते भाई को खाना कम मिला हो। ऐसा माना जाता है कि सेरन भी हमारे धरती के सांड की तरह इसी धूमकेतु के प्लूटो से टकराने के बाद उड़ने वाले मलबों से बना होगा। और मजे की बात यह है, साइंटिस्ट लोगों ने जब हबल स्पेस टेलीस्कोप से प्लूटो को झांका तो सार और सोते सोते मून्स घूमते हुए पकड़ लिए। अब प्लूटो से भी दूर एरिस नाम का एक और ड्वार्फ प्लैनेट है, जिसके पास भी एक छोटा सा मून है जिसका नाम है डाइसनोमिया। लगता है नाम रखने में काफी मेहनत की गई है। इधर हाउमिया नाम के एक और ड्वार्फ प्लैनेट ने तो कमाल कर दिया। उसके पास पूरे 2 सैटेलाइट्स है, हिइआका और नमाका। लेकिन बेचारा सिरिस, जो सूरज के सबसे करीब वाले ड्वार्फ प्लैनेट है, ये अकेला घूम रहा है। इसके पास तो एक सांड तक नहीं।